he is by far one of the most underrated musicians and singer I know. आते साथ ही आपने छुरी चला दी underrated कह के। सर वो तो है। I personally think you've always kept yourself very backstage. बेचना नहीं आता खुद को। बेचना नहीं आता वाकई। गिटारिस्ट के घर पे मैं रहता था फ्लैट पे, ਉਹਨੂੰ गिटार ही नहीं जाना मैं। ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਐਸੀ का ਮੈਨੂੰ ਘਰ फ्लैट ਤੇ इस वजह से वो मेरा गिटारिस्ट था। क्या आपका दिल टूटा है? यस ओके। 1000 एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, राइट्स नहीं दूंगा। अब नहीं दूंगा, बहुत दी अब नहीं दूंगा। और मैं झुका हूं तो मेरी पीठ के पीछे छुरियां लगी। जब मैं कहा शायद पीठ के पीछे आवाज आई, मैंने आज तक अवार्ड शो नहीं अटेंड किया। पैसे दोगे तो आऊंगा। पोस्ट वही रखना चाहता हूँ कि हाँ यार अगर आपने मुझे बुलाना है तो मुझे पैसे दो, फ्री नहीं हूँ आपके। हाँ जहाँ मेरा दिल करता है वहाँ मैं फ्री उठ के चला जाऊँगा। जैसे आप मुझे अच्छे लगते हैं, ताबिश भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जेन्युइन लोग हैं इंडस्ट्री के। आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन लोग हैं, ताबिश बहुत ज़्यादा जेन्युइन। ठीक है, खैर है, इतना खास नहीं। खास है तो चल रहा है सर, खास है तो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम येट अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट। एक और शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, म्यूज़िक हैज़ बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड बड़े मैंने लोग देखे हैं, अच्छे भी पैड़े भी, लेकिन मेरे ख्याल है बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ओरिजिनलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, ही इज़ बाय फार वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड म्यूजिशियंस एंड सिंगर आई नो. I think he's brilliant when it comes to songwriting, lyrics. He has a wonderful voice. थोड़ा सा अपने आप को लो की रखते हैं, मगर पता नहीं क्यों। मेरा तो ख्याल है he should be in the top 10 of Pakistani new sounds. But he has done some amazing work. कमाल की collaborations की हैं। आज इनकी collaborations, controversies और थोड़ी सी मज़ेदार excuse me सवाल भी इनसे करेंगे। Please welcome अदनान धूल। आते साथ ही आपने छुरी चला दी underrated कह के। सर वो तो नहीं you've always नहीं सही है। I personally think you've always kept yourself very backstage. हालांकि जितने बेचना नहीं आता खुद को। बेचना नहीं आता वाकई। और मैंने आपके कमाल के गाने सुने हुए हैं, लिरिक्स सुनी हुई है, कंपोजिशंस। मुझे पता लगा, मैं क्या नाने ही की है, मैं कहा वाह यार, मैं कहा वे पैड़ा पीछे ही रहता है, आगे क्यों नहीं आता? तो क्यों डू यू डू इट ऑन पर्पस? नहीं बट सर, मैं इसके पीछे मेरे ख्याल में जो मुझे रीज़न नज़र आती है, मेरा ताल्लुक है खानेवाल से। अ वेरी स्मॉल सिटी, स्मॉल टाउन गाय, लाहौर आता है। तो उसके लिए लाहौर जो है ना, वो एक बहुत बड़े शहर की तरह, जैसे न्यूयॉर्क एक बड़ा शहर है, एकदम कल्चरल शॉक आपको पड़ता है। लाहौर इज फास्ट। तो मेरे लिए चीज़ों को लाहौर में रह के अंडरस्टैंड करना और उतना चालाक बनना इंडस्ट्री में, वो कभी हो नहीं सका। मेरे साथ हुआ ही नहीं उस तरह से। मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सका। और जो स्टार्टिंग की मेरी मैनेजमेंट थी, मेरे लिए मेरा काम था एज म्यूजिशियन गाने बनाना। हाँ। और चलाना आपको पता है वो अल्लाह पाक चलाते हैं, और बाकी मैनेजमेंट का होता है कि काम आपको ऊपर लेके जाती है, वो आपका इमेज बिल्ड करती है, आपका चेहरा कैसे रजिस्टर करवाना वो काम करती है। तो आई थिंक वहाँ पे मुझे तो चीज़ों का नॉलेज नहीं था। तो जो मेरे मैनेजर थे वो भी ज़रा थोड़े से, मेरे ख्याल में उनको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो फिर शायद दैट वाज द रीज़न। नॉर्मली पहला मैनेजर आपका भाई बनता है, कजन बनता है, या मामे का पुत्र बनता है, कुछ इस या अब्बा बनता है। और या अब्बा बनते हैं। आपके अब्बा जी थे? नहीं, मेरे बड़े भाई थे। अच्छा, देखा बड़े भाई, बड़े भरा। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी रीज़न रही है कि मुझे समझ नहीं आती कि शायद खुद को मार्केट कैसे करना है एज अ स्मॉल टाउन गाय। ओके। बड़े शहर चाह के मगर आप आए थे सोच द बैंड के नाम से, क्योंकि आप लोगों का म्यूजिक का जो एंट्री थी वो सोच के नाम से आई थी। सोच ने पहले स्टार्टिंग में जरा थोड़ा सा वो जल की लाइन पे चल रहा था, वो दो बंदे का ड्यू और वो उस तरह करके चल रहा था। मेरा सवाल ये था कि सोच द बैंड और अदनान धूल के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, या मजबूरियां थी, या डिसाइड हो गया था कि नहीं यार अब मैंने अपने आप को सोलो ही करना है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उस वक्त बैंड बनाने के रीज़न मैंने खानेवाल में सोच लिया था कि जिसे मेरी बैंड का नाम सोच है। बैंड क्यों चलाया था? यू गाइस वर रूलिंग द इंडस्ट्री, ईपी एंड कॉल एंड जल। हाँ, उस बैंड का कल्चर था, बैंड्स कल्चर था। तो अच्छा, हमने भी कहा जी चलो बैंड। दो लोग इसलिए थे कि इट वाज नॉट अबाउट जल, या जल के दो लोग थे, वरना 8 लोग भी थे ईपी वाले। उससे भी शायद ज़्यादा। फैमिली प्लानिंग। तो इट वाज कि अच्छा यार 2 लोग हैं, ज़रा डिसीजन इजीली हो जाएंगी चीज़ें। और डेफिनेटली बैंड बनाने का मकसद ये था कि पैसे डिवाइड हो जाते थे, कि गाना बनाना चलो जी अद्धे। मतलब लालची थे आप शुरू से? अच्छी लालची नहीं, ये प्लानिंग होती है सर जी, मतलब पैसे, मनी मैनेजमेंट। नहीं, अच्छी बात है। तो दैट वाज द ओनली रीज़न।
और उसके बाद फिर रब्बी के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी रही, तकरीबन 10-15 साल हुई, स्टिल गुड स्कूल फ्रेंड्स। कॉलेज से मुलाकात थी या वैसे? नहीं, मैं लाहौर आके मुलाकात हुई? लाहौर आके मुलाकात हुई, कॉन्सर्ट था, पहले पैसे मिले 10,000 रुपया, तो मैंने कहा चलो कोई गिटारिस्ट ढूंढते हैं। जिसके गिटारिस्ट के घर पे मैं रहता था फ्लैट पे, ਉਹਨੂੰ गिटार ही नहीं जाना था ਲੈ। ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਐਸੀ का ਮੈਨੂੰ ਘਰ फ्लैट थे, तो इस वजह से वो मेरा गिटारिस्ट था। तो रब्बी वाज अ रियल गिटारिस्ट। तो हमने खैर वो शो बजाया, 10,000 पकड़े और अल्लाह खैर साला। फिर रब्बी के साथ मेरी फिर लंबी चली, 15 साल हम लोगों ने काम किया। और 15 साल के बाद अब आपको पता बैंड्स कल्चर भी उस तरह से नहीं रहे, और जब आप बड़े हो जाते हो, शादियां हो जाती हैं, तो मामला जो है फाइनेंशियली डिफरेंट हो जाते हैं। जाहिर बात है, आप सीधे हो जाते हैं। ज़रा छड़े होते हो तो हाँ। आपके खर्चे ज़रा मामला फ़र्क होते हैं। तो बस यही था, मैंने कहा यार चलो, अभी भी हम लोग वी आर वर्किंग टुगेदर बट नॉट एज अ बैंड। मैंने उसको बोला कि यार अब मैं ना 15 साल बैंड को देख लिए, अब मैं अदनान अपने आप को सोलो करना चाहता हूँ। तो और उसमें मुझे थोड़ी सी आज़ादी भी ये नज़र आ रही थी कि सोच के साथ ना एक बड़ा टैग लग गया था कि अच्छा बड़े ही स्पिरिचुअल और या पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज पे गाने लिखते हैं। हाँ। और वो मैं फंस गया था। मैं कहा यार मैं आइटम नंबर करना था, क्या मैं करा अब सोच के नाम से। सही बात, सही बात। तो वो उस इमेज को अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है कि एज सोलो सिंगर मैं शायद कुछ भी कर सकता हूँ, प्लेबैक सिंगिंग भी कर सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें। खानेवाल से आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब की जी दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें वॉशिंग मशीन वगैरह और ये एयर कूलर वगैरह। मैं वही खानेवाल से, एक आप छोटी फैमिली से, हम्बल बिगिनिंग से आए हैं, म्यूजिक का पहला वो एक्सपोजर क्या याद पड़ता है? क्योंकि खानेवाल के इक्का दुक्का हमें आए हैं सिंगर्स। अच्छा सर फोक में आए हैं ना, जबरदस्त। पॉप में नहीं आए, मगर खानेवाल की साइड से आप आ रहे हैं, तो आपका म्यूजिक एक्सपोजर क्या था? मेरा म्यूजिक एक्सपोजर था द म्यूजिक, जो हमारा चैनल चलता था। और अच्छा, हाँ, द म्यूजिक आता था खानेवाल में। अच्छा। और जो फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोड्यूस हुआ था रॉक के साथ, वो था कॉल का गाना मैं रहूंगा, देन ईपी हमेशा, फिर जल। अच्छा, मतलब तो आपका बेसिकली हाँ ये स्टार्ट था हमारा, मेरे करियर का स्टार्ट जो था। बट यू हैव अ वेरी सूफी वॉइस। मतलब मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि रॉक से आपका वो इंस्पिरेशन है? नहीं, इंस्पिरेशन रॉक से नहीं थी, इंस्पिरेशन रॉक से नहीं थी, ये गाने थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि रॉक कोई जॉनरा होता है। हाँ। अब एक बच्चा 8वीं क्लास में बैठा हुआ टीवी देख रहा है और गाना चल रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, बस ये नहीं पता था जॉनरा कौन सा। अच्छा। लेकिन वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी। एंड आई थिंक मेन रीजन वाज आतिफ एंड जल वाली कंट्रोवर्सी, और वो अच्छा गिटार पे गाना आया। हाँ, उस हाँ। एरा के, मेरे एरा के जितने भी सिंगर्स निकले वो सारे तो भी वेख के ही आते, वसलम वेख के या इन लोगों को लेकर अच्छा गिटार पकड़ के हम बनाते हैं। तो बस ये था एक्सपोजर। और उसके अलावा बचपन में बॉलीवुड जिंदाबाद, बॉलीवुड हाँ। जिंदाबाद। मगर आपके सिंगिंग का स्टाइल जो है वो बड़ा वो जैसे आपने बात की ना कि खानेवाल के जब 2-3 सिंगर्स आए और वो फोक थे, तो फोक आई थिंक मेरे अंदर ही है, वो अंदर ही उस एरिया में ही है। तो वो मैं निकाल नहीं सकता ना चाहते हुए भी। और ये डिसाइड करना कि यार अच्छा मैं खानेवाल से अब लाहौर जा रहा हूँ, अब्बा हजूर ने क्या कहा, पहली चीज क्या थी कि भाई हैं सर, मतलब झूठ बोले थे स्टार्ट में। हाँ, स्टार्ट में झूठ बोले थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो झूठ, वही बात कि अच्छा जट्टा दा मुंडा मरासी बनेगा, तो जट्टा दा मुंडा मरासी बनन लगे रो कहनू। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਣੇ ਮਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ जट्टा तू मरासी बनने लगा। क्या तो ये एक कॉमन फैक्टर हमारी सोसाइटी का, तो वो सही है। वो तो है। वो कहते थे ना कि यार मतलब हमारे और इंडिया में ये फ़र्क था कि वहाँ इंडिया से स्टूडियो में से कोई बाहर निकलता है ना तो अगला कहता है वाह जी कलाकार निकला है, इधर निकलने कहता हूँ कंजर निकले है फ़र्क है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते समझ आना शुरू होगी पेरेंट्स को भी, लेकिन ऑब्वियसली उस तरह से सपोर्टिव नहीं थे। वालदा काफ़ी सपोर्टिव थी, पैसे शायद दे देती थी, खर्चा मर्चा दे देती थी लाहौर में रहने के लिए। मामा ठंडियाँ छावा। तो वो जब फिर थोड़ा सा ऑब्वियसली मेरे ख्याल में वालिद साहब की भी कोई इस तरह की टेंशन नहीं थी कि तू क्यों ये क्या काम कर रहा है। मेरे ख्याल में हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि आपका बच्चा के फ्यूचर सेफ हो। तो मेरे ख्याल में आज मेरा बेटा पैदा हुआ तो तब मुझे पता चलता है कि अच्छा यार बिल्कुल वो इसलिए सोच रहे थे, नाराज होते थे तो इसलिए होते थे। नहीं जाहिर बात है, यू बीइंग अ फादर नाउ तो यू कैन तो अब अंडरस्टैंड करता हूँ। हाँ पहले नहीं समझ आती थी, लेकिन जिद्दी था मैं शुरू से। तो अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप लोग? 4 बहन भाई। माशाल्लाह। और आप कितना नंबर है? 2nd। ओहो मैं भी 2nd हूँ। सेकंड वाले बागी लोग अंडररेटेड होते हैं। बागी अंडररेटेड थे। मगर मुझे मेरे भाई ने बड़ा सपोर्ट किया था यार। मुझे तो खैर अम्मा अब्बा ने भी हमेशा से कहा था कि भाई पढ़ाई पहले कर लो, उसके बाद जो करना है करो। लाहौर आके वो जो कल्चरल शॉक था और वो जो एक पूरी जर्नी थी इवॉल्व होने की, और जिस टाइम पे आप आए थे उस टाइम पे
म्यूजिक चैनल्स का दौर चल रहा था हाँ। और इंटरनेट अभी अपने नहीं था, पैर उस जमा तरह रहा से, था, हाँ। पैर जमाना शुरू हुआ था। ऑर्किड होता था उस दौर में। ओ वाह हाँ, वाह वाह वाह, ऑर्किड होता था। मुझे वो भी नहीं यूज करना आना सी। दोस्त ने कहा था ऑर्किड एक चीज कोई टाइम आया था कि जब मैंने सोचा कि यार ये मैंने गलती की है? बहुत दफा। म्यूजिक एक ऐसी चीज है, उस वक्त तो खैर मेरे लिए मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैं एक शहर से उठ के दूसरे शहर में आया था और कोई सपोर्ट भी नहीं थी और लाहौर में? कोई फैमिली भी नहीं थी? नहीं, कोई फैमिली नहीं थी मेरी। वो मैं रहता था दोस्तों के पास। मेरे दोस्त रहते थे मॉडल टाउन में, कोई पढ़ने के लिए आया हुआ है, कोई नौकरी के चक्कर में आया हुआ है। अच्छा। नौकरी के चक्कर में जो बड़े हमारे एरिया के लोग थे ना, हाँ, तो बस मैंने फिर साइकिल बनाया हुआ था कि 2 दिन इधर को रहना है। तो यू वर स्ट्रीट स्मार्ट। हाँ, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट नहीं कह सकते, लेकिन तके बड़े खाते ने, इतना पता है। अब तके को स्ट्रीट स्मार्ट कह लो तो अभी जाहिर बात है लाहौर को समझने के लिए यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। हाँ। तो वो लेकिन वक्त ने बनाया, लोगों को आज तक नहीं समझ पाया मैं। ये इशारा जहाँ था हमें पता है। मगर वो जो दौर था जब आपने कहा कि यार मैंने वाकई स्ट्रगल किया, बहुत बुरी शक्ल थी। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, डर लगता है कि कर गया। चलो ठीक है। हाँ, बट आई थिंक वही बात होती है ना कि कंसिस्टेंसी इज द की, कि आप लगे रहें। और वो लगे रहना ही सबसे मुश्किल काम है। मैं आज तक किसी भी, मेरा स्टूडियो में, मुझे तकरीबन स्टूडियो में गाने प्रोड्यूस करते हुए 10 साल हो चुके हैं, मैंने आज तक अवॉइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किसी नए बच्चे के गाने ना प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है कि जैसे मैं पता नहीं किस तरह से पैसे अरेंज करके आया था, तो ये बच्चा पता नहीं कितनी मेहनत, पता नहीं किससे मांग के, पता नहीं किससे लेके आया होगा। तो आई कैन नॉट प्रोड्यूस एनी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। जो सोलो आर्टिस्ट होता है, आई एम प्रोड्यूसिंग फॉर ब्रांड्स, आई एम प्रोड्यूसिंग फॉर ओवरसीज, फॉर फिल्म म्यूजिक कर रहा हूँ, अपना म्यूजिक कर रहा हूँ, लेकिन आई कैन नॉट प्रोड्यूस। जो बच्चे होते हैं ना, मैं डर जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार पता नहीं कितने पैसे लेके आए, तो मैं लुट ला इन्होंने, तो लखा ले ला इन्हों को। तो बहुत रेयरली इस तरह का होता है। अच्छा यार ये बंदा फाइनेंशियली स्टेबल है, पहले मैं उसको समझाता हूँ कि भाई ये वो कुआं है जिसमें आप सिर्फ फेंकते जाओगे, निकलेगा कभी पता नहीं। मैं कहा हम तो पागल थे, हमारे पास पैसे थे नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 3,000 रुपये का पहले गाना रिकॉर्ड करवाया, 20,000 रुपये के लिए रिकॉर्ड करी, बाद में पता चला कचरा है वो तो। फिर पहली दफ़ा मेरी जुल्फी भाई से मुलाकात हुई, मेरे मैनेजर ने इंट्रोड्यूस करवाया, कॉल बैंड का भी मैनेजर थे वो, तो बंदिया रिकॉर्ड करवाया 20,000 रुपये में। अब अगला गाना रिकॉर्ड करवाने के लिए पैसे नहीं थे। नहीं, वो तो खुरम ही था, जुल्फी के भाई वाज मैनेजिंग हिम। हाँ, मतलब मुर्जी उस वक्त छोड़ चुके थे, लेकिन मुर्जी उनके साथ होते थे किसी। अच्छा, ठीक है। तो वो जब पैसे ही नहीं थे, फिर मैंने कहा चलो, पैसे नहीं है तो खुद ही सीख लो सारा कुछ। म्यूजिशियंस बनने के लिए कोई गाइडेंस, कोई रियाज, कोई उस्ताद, कोई इस तरह का कुछ हुआ था, या फिर ये हुआ था कि नहीं यार इफ आई एम गोइंग, सर रोटी वास्ते पैसे नहीं, उस उस्ताद के थ्रू रख दे, समझ नहीं बात। तो वो जो टाइम था वो बड़ा फर्क टाइम था। उस्ताद को तो सोचा ही नहीं था। अब फिर म्यूजिक किया इतना गलत म्यूजिक किया कि गलत करके ठीक आ गया। यूट्यूब आई थिंक मेरा मेन उस्ताद है। मुझे लगता है कि जब यूट्यूब से मैंने प्रोडक्शन सीखना शुरू की, मुर्सी भाई हेल्प मी अ लॉट इनिशियली। उन्होंने मुझे कंप्यूटर लेके दिया कि तू प्रोडक्शन कर। तो प्रोडक्शन आई थिंक वो मैं उनका बड़ा एहसान मानता हूँ मुर्सी भाई का, कि उन्होंने मुझे प्रोडक्शन वाली साइड पे लगाया। वो प्रोडक्शन वाज द सेवियर फॉर मी। उससे पहले आपको नहीं पता था कि मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ? हाँ, उससे पहले नहीं पता था मुझे। अच्छा, ओके, वाह। तो वो तो बस उन्होंने थमा दिया। उन्होंने कहा ये कंप्यूटर है, ये इस तरह करते हैं, इसको इस तरह यूज़ करता हूँ। बस फिर मैंने 18 घंटे लगातार गाने बैठ के प्रोड्यूस करता था। और क्या प्रोड्यूस कर रहा था तो मुझे पता नहीं था, बस सीख रहा होता था कि रिवर्ब किस तरह लगानी है। और मुझे याद है 18 घंटे काम ही कर रहा हूँ। और मुझे जैसे बच्चों को पबजी खेलने की आदत पड़ जाती है, मेरे वास्ते पबजी थी, प्रोडक्शन वाज पबजी। हाँ, मतलब लगा। आप लिरिक्स भी लिखते हैं, अपनी शेर व शायरी भी बड़ी करते हैं। बहुत कम होते हैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो वाकई शेर व शायरी भी करते हैं, बिकॉज या तो आप कंपोजिंग कर लेते हैं, आप किसी लिरिसिस्ट से कहते हैं कि यार लिखवा भी दो। ये लिरिक्स का कीड़ा कहाँ से आया? लिरिक्स का कीड़ा 9th क्लास में ही था। मेरा एक दोस्त था, वो शायर अपने आप को समझता था। तो उसने कहा हमारे मोहल्ले में ना एक बुक छप रही है, तो उसमें सब खाने वाले शायरों का ना सामान है, तो तुम्हारे पास कुछ है? मैंने कहा मैं भी लिख लेना। तो मैंने एक नज़म लिखी और उसको दे दी। मुझे याद नहीं अब क्या थी। तो वो एक पहली नज़म थी शायद। उसके बाद फिर मैंने गाने लिखना शुरू किया, और वो भी मेरे ख्याल में दिल टूटता था, फिर बंदा गाने लिख ही लेना। तो पहली दफा दिल टूट, क्या आपका दिल टूटा है? यस, ओके, 1000 बार। तो बस वो उसके बाद फिर पोइट्री चलती रही। लेकिन मेन पोइट्री की रीज़न ये थी कि मुझे ये पता था कि अच्छा, वो लाहौर में आने के बाद खुद ही लिखने ने गाने,
कि अच्छा जी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, लिरिक्स के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं और वीडियोस के लिए ज़्यादा पैसे। मैं कहा बेटा इतने पैसे नहीं है, खुद नहीं, ही मगर सीख वो लो। दौर भी ऐसा था ना कि आपको अगर आपकी म्यूजिक वीडियो नहीं है तो आपको कोई जानता ही नहीं था। अब यू हार्डली सी एनी म्यूजिक वीडियोस, मगर अब आपका स्ट्रीमिंग और वो एक प्लेटफॉर्म से है। बिल्कुल ऐसे। मगर उस टाइम पे तो म्यूजिक वीडियो वाज योर लाइफलाइन। 100% ऐसा, एंड दैट वाज द मेन रीजन। जिस टाइम पे मैंने करियर स्टार्ट किया उस टाइम पे म्यूजिक इंडस्ट्री ऑलमोस्ट वाज डाइंग। मुशर्रफ वाला दौर 2008-9 की बात कर रहा हूँ, हाँ, जब धमाके वगैरह भी शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर वो म्यूजिक वीडियो मतलब बना के चलानी कहाँ थी। एयरवे वाज डाइंग, आर्क वाज डाइंग, सारे चैनल मर रहे थे। एग्जैक्टली। ठीक है, और उन्होंने इंडियन म्यूजिक चलाना शुरू कर दिया। तो दैट वाज द मेन रीजन कि अच्छा इतना टाइम भी लगाया है, गाने हिट्स भी दिए। 2012 में मैंने नेस्कैफे बेसमेंट में आवारी गाया एंड इट वेंट इंटरनेशनल। हाँ, वो मेरा काम थे हिट देना सीन पाए, मेरा काम ऐसा नहीं सी कि हाँ। अपने बेचना भी। वो दैट वाज माय मैनेजमेंट जॉब। अच्छा, नेस्कैफे बेसमेंट गेव यू दैट रिकग्निशन बिकॉज उससे पहले बैंड तो चल रहा था और सोच बैंड उससे पहले गाना एक हमारा पॉपुलर था, बंदिया। बंदिया बंदिया जान ले कितना गंदा हो गया तू। उसके उस टाइम पे 2.5-3 लाख व्यूज आए यूट्यूब पे, हो गया। तो बड़ा अच्छा नंबर था वो। लेकिन हम उसकी वीडियो नहीं कर सके, तो 4 साल 5 साल लटकी रही। पता नहीं मैनेजर्स और डायरेक्टर्स आपस में लड़ते रहे ऐसी, कि गाने ही नहीं बनता पे। तो गाने नहीं बन रहे। 4 साल वीडियो नहीं बनी। वो जब जिस टाइम पे एयर वाई पे चलना चाहिए था ना, उस टाइम पे नहीं चला। आपको पता उस वक्त चीजें कंपैरेटिवली आसान थी। एक गाना आता था, वो हिट होता था और वो चेहरे रजिस्टर हो जाते थे। हाँ। तो फिर जब मेरा टाइम शुरू हुआ उस वक्त सब कुछ खत्म हो चुका था। उस वक्त शोज आ चुके थे। मगर अदनान उस टाइम पे से लेके अगर मैं देखा हूँ, यू प्रोड्यूस्ड सो मेनी सॉन्ग्स। प्रोडक्शन मैंने बहुत बाद में शुरू नहीं, मगर नेस्कैफे बेसमेंट में भी आपने बड़े गाने प्रोड्यूस किए हैं। किया। प्रोडक्शन नहीं की। अच्छा, प्रोडक्शन ही की। नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 1, हाँ, वो मेरा करियर का समझ ले लर्निंग का स्टार्ट था। ओके। उसमें हम 25-30 लड़के थे। मैं जुल्फी से काम करवा रहा था उन दिनों, बंदिया शंदिया। तो उसको पता था कि अच्छा यार ये टैलेंटेड है और ये आया हुआ है। तो मुझे फिर मुर्जी भाई ने कहा कि यार यू शुड डू दिस सीजन। सीजन पहला था, मैंने कहा अच्छा पैसे शैसे तो है नहीं यार। उसने कहा कर लो, बहुत सीखे होगे। उसी से फिर बहुत सीखे। 25-30 लड़के थे और उनके साथ म्यूजिक प्ले करना, गाने अरेंज करना, जिस तरह बैंड्स करते थे। कंपोज कौन कर रहा होता था? नहीं, अपने गाने तो मैंने खुद कंपोज किए थे। अच्छा, जैसे you were आवारी doing था। your own composition. हाँ, बाकी सब बच्चे अपने अपने गाने लेके आए थे। सब बच्चे अपने अपने गाने लेके आए थे और जुल्फी उनको प्रोड्यूस कर रहे थे। सब बजा रहे थे और वो रिकॉर्ड कर रहे थे। हाँ, क्योंकि ना हमारे पाकिस्तान में ये जरा कॉन्सेप्ट एक होता है कि जी लोग समझते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो कंपोजर भी है, कंपोजर जो है वो सब कुछ कर रहा है। आप लोग अपनी ट्यून्स लेके आते थे, प्रोडक्शन एक अलग उसका एस्पेक्ट होता था। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपना पहला गाना जुल्फी भाई से रिकॉर्ड करवाया। तो जुल्फी भाई वाज द प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर कह लें, प्रोड्यूसर कह लें आप उसको, जो नाम दे। कंपोजिशन और लिरिक्स में लिखता था। और फिर सेम केस उसमें भी है नेस्कैफे बेसमेंट में। अवारी वाज द फर्स्ट हिट फ्रॉम नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 1, हाँ, जो इंटरनेशनल गया। गया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अवारी, वो आज भी पूछते हैं अवारी तो अच्छा तुम्हारे। मैं कहता कम वक्त तो मेरे ही खुदा दा वास्ता। नहीं, उसके ऊपर आपका क्रेडिट्स वगैरह तो हैं उसके ऊपर। क्रेडिट्स हैं, लेकिन लोगों को मोमना ने साथ गाया था, जो इंडियन मूवी में आया बाद में। ओके। पहले तो वो सीजन उस वक्त वायरलिटी वाला सीन नहीं था। इतना पता था कि शेयर्स बढ़ रहे हैं, 700 शेयर हो गए हैं और 800 शेयर्स हो गए हैं, फैन पेज पे लोग ज्यादा आ रहे हैं। उससे पता चला कि अच्छा यार गाना वायरल हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। फिर आपका बोल हु भी आया था। वो बहुत बाद में आया था। बोल हु केम इन 4th सीजन, आई थिंक 5th सीजन, 5th में आया था। वो आखिरी सीजन था मेरा। आखिरी सीजन था। 2 इंटरनेशनल हिट्स हैं नेस्कैफे बेसमेंट के, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हैं। एक बोल हु था जो कि बाद में मलंग मूवी में गया। हाँ। और उससे पहले सीजन 1 में आवारी था, एक विलन मूवी का, जिसमें तेरी गलियां भी था, आवारी भी था और भी बहुत सारे गाने थे जो पॉपुलर हुए। एंड आई वाज नॉमिनेटेड विद माय बैंड मेंबर डेफिनेटली एज द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर आईफा। ओके। और स्क्रीन इंडिया अवार्ड हमने जीता भी, जिसको हम मार्केट नहीं कर सके। हाँ, क्यों? हाँ। सर मेरा काम नहीं सी, ओह, मैंने पता ही नहीं सी कि करते कैसे हैं। समझे इस बात को, ये दर्द समझे इस बात को। नहीं, मगर इसमें फिर आपकी गलती है ना। देखिए सर एक मिनट, एक बच्चे को नॉलेज ही नहीं है, उसका काम है सिर्फ गाने बनाना। अब देखिए, मैं आपको मैनेजमेंट किस चीज का परसेंटेज? मैं बड़े लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि जी हम लोगों ने काम किया, नेस्कैफे में भी काम किया, हमने कोक स्टूडियो में भी काम किया, हमें हमारा क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है ना? अच्छा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ होती है कि अगला कहता है कि भाई मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, ठीक है ना,
तो मैं तुम्हें एक तरह चांस भी दे रहा हूँ, तो वो क्रेडिट खुद ले लेता होता है। मैं हमेशा समझता हूँ गलती मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर्टिस्ट की अपनी होती है, बेवकूफ़ी होती है। बिकॉज आर्टिस्ट हमारे मुल्क में ये बड़ा जरूरी है, आर्टिस्ट को मार्केटिंग भी आनी चाहिए। 100%। ठीक है, मैं सब कुछ आना चाहिए। आप मिकाल को देख लें, सारी जिंदगी मिकाल से बेहतर आपको कोई मतलब म्यूजिशियन मिला है, कोई मिला है, मगर मिकाल को मार्केटिंग नहीं आती थी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, सो ये आपको खुद लर्न करना है कि यार अच्छा ये चीज़ें मैंने सीखनी है। अब आधी ज़्यादा आपने कोक स्टूडियो की जो मैं बात करने लगा था, बहुत सी आपने कॉम्पोजिशंस की हैं जिस पे आपको क्रेडिट नहीं मिला हुआ है। किस पे क्रेडिट नहीं मिला? कोक स्टूडियो में। कोक स्टूडियो सीजन 14 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो नहीं की मैं। उससे पहले किसी ने मुंह नहीं लगाया कोक स्टूडियो। हाँ, नहीं, जब आप आए थे कोक स्टूडियो सीजन 14 में you were producing, you were actually composing, I was composing and I was writing and I was associate producer भी। अच्छा, मेरा सवाल कहने का मतलब ये है, किस पॉइंट पे आपको लगा कि हाँ यार आई एम डूइंग मोस्ट ऑफ द वर्क, मगर मुझे मेरा जो है क्रेडिट वो नहीं मिल रहा? मोस्ट ऑफ द वर्क बिल्कुल नहीं, वो जुल्फी भाई कर रहे थे और उनके साथ अब्दुल्ला सिद्दीकी था। मेरी जो जॉब थी मैं वही कर रहा था। हाँ, और क्रेडिट्स में ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि क्यों इशू होते हैं, लेकिन हुए हैं थोड़े बहुत। वो एज अ फ्रेंड भी मैंने जुल्फी भाई से भी हमेशा बात की है, उनकी टीम को भी बोला कि यार ये क्रेडिट्स के इशू, जैसे तू झूम में इनिशियली ये हुआ था कि आई वाज अ राइटर और नाम जुल्फी भाई का लिखा हुआ था, और उसके बाद you wrote the lyrics, आई रोट द लिरिक्स, okay, जस्ट द लिरिक्स। और उसके बाद फिर मैंने कॉल भी की इनके जिराफ में, मैंने कहा यार ये क्रेडिट्स चेंज करवाएं। तो इस तरह के तो इश्यूज होते रहते हैं, बड़े नॉर्मल से इश्यूज है, लेकिन वो सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा शायद वर्कलोड होता है कि उसमें शायद गलती हो जाती है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। चलें, आप कह रहे हैं, मगर मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि ये कंप्लेंट करते हैं कि जी हमें हमारा क्रेडिट नहीं मिलता। ये बिल्कुल होता पहले है। कोक स्टूडियो में भी था, अच्छा। और इस वाले में भी ये था। क्रेडिट्स का इशू, अब मुझे ये एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ये असल हकीकत नहीं पता, लेकिन आती है। मेरे साथ भी आई, सीजन 1 में आई, सीजन 14 में आई, और आई कंपोज्ड ऑलमोस्ट, आई थिंक कंपोज कितने गाने, 6 गाने लिखे थे मैंने। ओके, उसमें से 2 कंपोजिशन मेरी थी। कौन कौन सी आपकी composition? बेपरवाह वो मोमना मुसस्सर ने गाई थी। हाँ, और उसके बाद और बेपरवाह की राइट्स अभी तक आपके पास हैं? जी, कोक स्टूडियो के पास नहीं है? मास्टर राइट्स मेरे पास, मास्टर राइट्स आपके पास है? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अच्छा। मैं बाद में नहीं, पसूड़ी के भी अली सेठी के पास है। जी जी, हाँ, उसके भी मेरे ख्याल में। आई थिंक ये चीजें अच्छी हैं कि आर्टिस्ट को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि हमारी राइट्स क्या है। 100% मेरे ख्याल में मैंने इस वजह से बहुत ज़्यादा मार खाई है, अवेयरनेस की वजह से। आई वाज मोर फोकस्ड ऑन अच्छा हाउ टू राइट, हाउ टू कंपोज, हाउ टू प्रोड्यूस। ये मार्केटिंग वाली स्ट्रेटजीज, ये इंस्टाग्राम गिमिक्स कह लें आप, जो भी कर सके, एक्टिव रहना मुझसे नहीं होता। मतलब आई मौत पहनती मैंने सिर खिंच के लाना। हाँ, मगर वही मतलब बात है ना, अब मैं कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे फेसबुक वाज वेरी यू नो इन, तो हम फेसबुक को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे। लेकिन फेसबुक के टाइम पे भी एक टाइम पे ऐसा है कि उन्होंने ऑर्गेनिक रीच ही मार दी। जब तक आप पैसे नहीं डालते बिल्कुल, तब तक गेम नहीं चलेगी। बूस्ट, ठीक है, बूस्ट वाली गेम पड़ेगा। इंस्टाग्राम कंपैरेटिवली, फिर जब इंस्टाग्राम आया तो हमने जिस तरह ऑर्किड के टाइम पे हमने फेसबुक को सीरियस नहीं लिया था, फेसबुक के टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम को सीरियस नहीं लिया। चले, मान लिया जी आपको क्रेडिट मिल जाता है, गलती से कभी कभार नहीं मिलता, वो भी अच्छी बात है। मुझे बताएं कि नई जो साउंड अब हम लोग एक प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेशली म्यूजिक जहाँ भी स्टैंड करता है, यू हैव टू, मतलब जिस तरह आपने कहा कि जी आपको अपना कंपोजर भी खुद होना है, मार्केटिंग भी अपनी खुद करनी, पीआर भी अपनी खुद करनी है। हमारे टाइम पे ज़रा कदरे ये चीज़ बेहतर होती थी कि म्यूज़िक चैनल्स आपको प्रमोट करते थे। अब क्योंकि म्यूज़िक चैनल्स का कोई सीन ही नहीं है, तो अब आपको प्रमोशन भी अपनी खुद करनी पड़ रही है। वेयर डू यू सी कि म्यूज़िक वो जो 10 साल पहले था और जो अब 10 साल बाद जहाँ आप खड़े हैं, डू यू थिंक कि अगले आने वाले बच्चों के लिए इट्स गोना बी ईजी? म्यूज़िक बनाना आसान हो गया, बेचना और आई थिंक मार्केट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब एक जो मुझे बड़ी तकलीफ दे बात लगती है, लेकिन आज की दौर की ज़रूरत है, वो वायरलिटी। हम बहुत ज़्यादा ऑडियंस, जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, 100 मिलियंस लोग देखते हैं क्या जी, 100 मिलियंस आगे गाने पे, और लोग समझते हैं कि हिट है। मैंने कई गाने ऐसे सुने 100 मिलियंस वाले जिनका पता ही नहीं था। पहले वक्तों में 10 मिलियन गाने पे आते थे और गाना सुना होता था सबने, सबको पता होता था। मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये इस चीज़ को खुद मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस किया जब मेरा गाना परदेस कटेना रिलीज हुआ। हालांकि परदेस आपने पहले किया था, एक ड्रामे के लिए किया। नहीं, क्योंकि ये वाली ट्यून एक ओल्ड थी, फिर इसको रीडू आपने करके, इसका रीमिक्स नहीं आया था ये वाला जो? नहीं,
अच्छा परदेश, अच्छा मुझे तो ये पता था ये सरमद खूसट के ड्रामे नहीं, में use हुआ था। सरमद खुसट के ड्रामे के लिए नहीं आया था ये गाना। मैंने आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले बना के रखा हुआ था। तो एक बैंक वाले मेरे पास आए थे, हाँ। उन्होंने कहा कि यार हम भी फलां कंपोजिशन है, इसको करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई कहाँ राइट्स में फंसोगे आप, तो ये इंडिया वाले से क्लेम आ जाएगा आपको। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे पास एक गाना ऐसा पड़ा हुआ है, मैं आपको वो देता हूँ। तो मैंने लकीली ऐसा किया कि मैंने उनको राइट्स नहीं दिए फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा बैंक की एड थी, तो बैंक का जिंगल था, उसमें सरमद खुसट थी और राबिया थी हाँ वही ना, कुछ एफिलिएशन हाँ थी बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। थी। तो वो वीडियो पहले बनी, मैंने झूठा कहना एक महीना पहले बनी, 1 महीना पहले। ओके। और उसके 1 महीने बाद मैंने उसको दूसरे वर्जन को रेडी कर लिया पैरेलली। मैंने कहा यार अच्छा गाना बन गया तो मैं रिलीज करता हूँ उसको। मेरे 200 सब्सक्राइबर थे, हाँ। मैं मैं सोच के ऊपर थे, मेरे को 1.5 लाख सब्सक्राइबर था। मैंने कहा इधर नहीं रिलीज करना, अब मैंने सोच को नाम भी नहीं चेंज करना, तो मैं इसको करता हूँ नए चैनल पे। पहले मैंने अपने मैनेजर से मशवरा किया, चंगा मैनेजर मुंडा, मैं कहा कितने पावा, कहता अपने चैनल पे। मैं कहा 100 व्यूज आएंगे, कहना नहीं, कहते डालेंगे। मैंने अल्लाह का नाम लेके डाला, 1 महीना वो गाना चुप करके 100-200 इधर पहुंचा। 1 महीने बाद वो गाना फटा और वायरल हो गया लकीली। और उसके ऊपर 20-25 मिलियन व्यूज ऑर्गेनिक, विदाउट एनी मार्केटिंग, विदाउट एनी पुटिंग बजट इन द सॉन्ग, वो गाना चल गया और वो 25 मिलियन में पूरी दुनिया ने सुन लिया। तो वो कमिंग बैक टू रीच, क्योंकि ओरिजिनल थी। कमिंग बैक टू योर पॉइंट के म्यूजिक आजकल की आगे किधर जाने वाला है। हाँ। अगर हम वायरलिटी के पीछे रहे, आर्टिस्ट जितने भी हमारे आर्टिस्ट वायरल हो रहे हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ वारी के टाइम पे, मुझे किसी ने कहा था तुम्हारा डिप्रेशन टाइम अब शुरू होगा। इतना बड़ा हिट देने के बाद ना आप फिर उसी को चेज करते रहते हो कि यार अच्छा अब मैंने ये कैसे करना दोबारा। वो इंडिया टी सीरीज से रिलीज हुआ था और मुझे लगता था कि मैं अगला गाना बनाऊंगा तो वारी ही बन जाएगा। वो धक्के खा के देख ली हमने कि अच्छा वारी के बाद फिर एक गैप आया, फिर मैंने बोलू रिलीज किया थ्रू द नेटवर्क, चल गया गाना। अब जो चीज़ें आ गई हैं ना बच्चों के लिए, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से हमारे आर्टिस्ट थोड़े से एंजाइटी और डिप्रेशन में भी जाएंगे या जा चुके होंगे कुछ तो। हाँ। जिन बच्चों को एक्सपीरियंस ही नहीं है, सोचे उनका पहला गाना है और वो वायरल हो गया। हाँ। और अगला गाना वायरल नहीं हो रहा। हर गाना वायरल नहीं हो सकता, हिट हो सकता है, वायरल नहीं हो सकता। बिल्कुल। और उसके अंदर ये भी है ना, देखिए मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपने म्यूजिक बिजनेस में रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सक्सेस को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करें। 100% ऐसे ही। और आप अपनी लाइव परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करें। इनमें से कौन सा बच्चा है जो लाइव गा सकता है? ये मुझे नहीं पता। और आपको अगर एक रात पहले हिट मिल जाता है और बहुत बड़ा हिट हो जाता है, तो आप ना रेडी हैं लाइव परफॉर्मेंस के लिए, ना आप रेडी हैं अगला हिट बनाने के लिए, ना आपने अभी देखी है कि अच्छा म्यूजिक इंडस्ट्री काम कैसे करती है। बहुत सारे बच्चे एक्सप्लॉइट भी हुए हैं इस चक्कर में। मतलब उनका शायद करोड़ों का गाना होगा और उन्होंने हज़ारों में दे दिया होगा। हम भी हुए थे वारी के टाइम पे, हमें पता ही नहीं था। खैर मैं उसको उस वक्त को इसलिए बुरा नहीं कहता क्योंकि वो शायद उस वक्त की ज़रूरत थी कि सस्ते में गाने बेच दिए। लेकिन जब अवेयरनेस आना शुरू हो गई, अब चीज़ें म्यूजिकली बेहतर हो रही हैं, लेकिन साथ साथ मुश्किल भी होती जा रही हैं। जैसे रेकॉर्ड लेबल्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, यूनिवर्सल पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ बिकॉज यू लर्नड इट द हार्ड वे। एक अगर बच्चा अभी अपना गाना लेके आना चाह रहा है मार्केट में, उसको क्या चीज़ें 3 नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें 3 फौरन करनी चाहिए? क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? जिसमें राइट्स वाला भी चक्कर आ जाए, जिसमें कॉपीराइट्स और वो उसको अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि यार अच्छा मैंने अपनी कंपोजिशन अगर किसी को देनी है। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, अगर आपका कोई गाना है वो आपकी प्रॉपर्टी है, इट्स लाइक योर प्लॉट, इट्स लाइक योर प्लाजा। अगर इसको आपने बेचना है, किसी को मुफ्त में नहीं देना। सबसे पहली बात तो ये, चाहे वो जैसा भी है गाना। कोई आपको अगर आपको लगता है कि हाँ आपको वो कह रहा है कि यार मैं आपको ऊपर लेके आ रहा हूँ, इट्स गोइंग टू बी योर डिसीजन। बट आपको ये देखना है कि अच्छा यार मैंने अगर इसको गाना देना है तो बेचना है, मैंने देना नहीं, गिफ्ट नहीं करना गाना। अल्लाह वास्ते नहीं देना किसी ने। एक सबसे पहली चीज़ ये। और दूसरा चीज़ ये कि मैं जिस पे बड़ा फोकस अपने ऊपर भी करता हूँ कि हमेशा ओरिजिनल रहें। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारे दौर में जब आतिफ भाई हिट हुए तो सारे ने आतिफ बनने की कोशिश की थी। बिल्कुल। वो आतिफ एक ही है, बिल्कुल कोई दूसरा आतिफ नहीं बन सकता। तो जो ओरिजिनल आप हैं, जो आप कंपोज करते हैं, आप लिखते हैं, वही आप हैं। जो आपका फोटो जो है वो बस उसी में रहें और कोशिश करें कि अपने आप को किसी के पीछे न लगाएं, अपना ही जॉनरा क्रिएट करें और इसी को फॉलो करें। और तीसरी चीज, मार्केटिंग पे लाजमी काम करें। मार्केटिंग व्लॉग्स भी आपको साथ साथ बनाने आने चाहिए। बड़े अरसे से यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन, मतलब यू वर्क विद टेलीविजन और फिल्म के लिए भी। फिल्म के अंदर कैसे आना हुआ और किसने सबसे पहले अप्रोच किया था कि यार फिल्म की तरफ भी जरा ध्यान दें? इंडियन फिल्म में गाना आया अवारी,
उसके बाद हमें पहली फिल्म ऑफर हुई एज हम म्यूजिक प्रोड्यूसर, अभी वी वर ग्रोइंग, हाँ। मैं और रबी इकट्ठे काम कर रहे थे। देख मगर प्यार से वाज द फर्स्ट मूवी, मैं नाम भूल गया उनका, क्या नाम था? देख मगर प्यार से, हाँ, देख असदुल हक। असदुल हक, बिल्कुल। ही अप्रोच्ड अस, क्या यार मैंने तुम्हारा म्यूजिक सुना है, वो आवाज़ तुम लोगों ने की। मैं कहा हाँ जी जी हमने किया, चलो मुझे गाने बना दो। तो 5 गाने हमने, मुझे याद है 3 लाख रुपए में बेचे उस टाइम पे, बेच दिए सर। तो दैट वाज द फर्स्ट मूवी जो हमने पाकिस्तान में की, और उसका एक गाना था काला डोरिया जो महक ने गाया था, वो बड़ा अच्छा जबरदस्त चला। उसके बाद फिर दूसरी फिल्म ऑफर हुई, आई थिंक जिंदगी कितनी हसीन है, ये पता नहीं, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद। फिर उसके बाद पाकिस्तान में मैंने कुछ 5 से 6 फिल्में की, फिर मैं क्या अल्लाह हाफिज, बस मेरी हिम्मत नहीं पैंदी। बट यू डिडंट एंजॉय दैट, मतलब क्योंकि अच्छा स्टार्टिंग में एंजॉय कर रहा था मुझे, क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री बन रही थी, फिल्म इंडस्ट्री, तो मुझे होप थी कि यार ये भी टी सीरीज की तरह बम फाड़ेंगे और गाने चल रहे होंगे, फिल्में सिनेमा में हमारे म्यूजिक बज रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना फिल्में चली ना गाने चले। ये तो अफसोस। लेकिन आपकी फिल्म चल गई थी जवानी फिर नहीं आनी, वो तेरे से दैट वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी मूवी, दैट वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी मूवी जो अच्छी लगी थी। नहीं वो भाई देखिए, मैं फिल्म का कोई फार्मूला नहीं है, आप फिल्म अपनी तरफ से अच्छी बनाएं, ऐसे ठीक है ना। और आप अब हम लोग इस ऐसे स्टेज पे हैं कि जहां लोग सिनेमा के अंदर इवेंट देखने आते हैं, एंटरटेन होने आते हैं, एंटरटेनमेंट इवेंट होना चाहिए। अगर आप उनको एक छोटी पितकू सी फिल्म दे देंगे, वो कहते हैं भाईजान अल्लाह हाफिज, तो ये बड़ा जरूरी होता है इस चीज को। तो मैं इसलिए बड़ा डिसअपॉइंटेड था फिल्म इंडस्ट्री से, तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था कि अब मतलब आपने राइट्स भी दे दिए, आपने दिन रात मेहनत भी की, रिजल्ट जीरो है। मतलब शेख मंसूर साहब की फिल्म भी की थी मैंने, वरना मेरा एक गाना था। अच्छा और था सोचो तो उन्होंने बगैर मिक्स किते ही गाना फिल्म में पाता। नहीं मैं वरना देखी भी नहीं थी, मुझे तो मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, बगैर अब शेख मंसूर साहब की फिल्म में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक मैंने फिल्म की सर, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, वो कौन सी थी यार, जहाज जिसमें उड़ रहे थे, रिसेंटली भी उन्होंने कुछ मिकाल वाली फिल्म शेर दिल में अनमिक्स्ड गाने जो मैंने डेमोज भेजे हुए थे, उन्होंने वो सिनेमा चलाते। वाह वाह वाह, कैसी गहरी बात है, क्या बात है। तो अब इसके लिए भी बड़ी बेगैरती होनी चाहिए, आप लाई दे लाई देता हूं। वाह वाह वाह। तो उन्होंने फिर अगली फिल्म बनाई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी वही म्यूजिक रिपीट करता। हाँ ये और गहरी बात है, और भी गहरी बात। उन्होंने कहा क्यों, सोचे वो जब तीसरी बनाएंगे तो मेरे ख्याल अपने भी बना देंगे। मैं कल तो पहुंच गए हो। अच्छा जी, अब एक बड़ा आपकी जिंदगी का चैप्टर है, उसका नाम है जुल्फी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। जुल्फी की इन्फ्लुएंस आप पे बड़ी रही है, एज अ म्यूजिशियन भी रही है और एज अ प्रोड्यूसर भी। बिल्कुल। किस पॉइंट पे आके आपको लगता है कि हाँ यार इस चीज़ में मेरी बहुत हेल्प हुई थी, ग्रूमिंग हुई थी जुल्फी की? मैं बताता हूँ, मुझे जुल्फी भाई ने कॉन्फिडेंस बहुत दिया। कॉन्फिडेंस इस तरह से दिया, आप छोटा शहर में जब आता है ना, मैं खुद एक छोटा शहर मैं बार बार रिपीट करूँ, मेरे शहर वाले बुरा ना मान जाए, एडा तू लहरी है हुण। खैर, जब आप एक ऐसी जगह से आते हो जहाँ एक्सपोजर नहीं है आपका, और अगर आपको ये कहते हो कि यार तेनू अंग्रेजी नहीं आती, तेनू बोलना नहीं आता, बैठ जा, मेरे साथ इस तरह हुआ है। और इसके ऑपोजिट अगर आप किसी बच्चे को कहते हो यार क्या गाते हो तुम, तो आपको वो इनकरेज करता है। किसी को भी न्यू कमर्स को अगर आप ये इनकरेज करते हो तो यार क्या गाते हो, क्या लिखते हो, तो वो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होता है बैक ऑफ द माइंड। तो जुल्फी भाई ने, जब मैंने पहली दफा उनके पास गाना रिकॉर्ड करवाने गया ना, बंदिया यार क्या गाता है तू, तो उड़ा देगा स्टेज के ऊपर। आई परफॉर्म्ड वेरी वेल ऑन माइक, गाने पे क्या रिकॉर्ड, मुझे कुछ इस तरह याद है, क्या जबरदस्त वोकल हुए मेरे, कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्टर मिला कॉन्फिडेंस का। तो जुल्फी भाई की हमेशा ये क्वालिटी रही है कि वो बच्चों को इनकरेज बहुत करते हैं। बहुत बेसमेंट में नजर भी आता है। तो वो इनकरेजमेंट थ्रू आउट मेरे पूरे करियर में उसने बहुत हेल्प किया है। उसके ऑपोजिट जो आपके इर्द गिर्द कुछ और लोग, मेरे कुछ इर्द गिर्द और भी लोग थे, यार तू फलानी मीटिंग में नहीं जाएगा, तुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, तू अच्छा। हाँ, इस तरह के लोग भी थे मेरे करियर में। इस तरह के लोग भी थे कि जिन्होंने बहुत दबाने की कोशिश की कि तुझे तो बोलना नहीं आता। तो वो मैं फिर, जिस तरह आप बच्चे को डरा देते हो, जिस तरह रपुंज़ल को डरा दिया था कि पुत्र तो बाहर निकलेंगे तो फारिग हो जाएगी, तो मेरा से एग्जैक्टली वही सीन था। तो जुल्फी भाई ने वहाँ मुझे बहुत हेल्प किया, इसलिए हमेशा मैं जुल्फी भाई को एज मेंटोर देखता हूँ। पहला गाना रिकॉर्ड करवाया, दूसरा गाना रिकॉर्ड करवाया, लोग कहते हैं क्यों मेंटोर मानते हो, मैं कहता हूँ इस वजह से मानता हूँ। दूसरा गाना उनसे रिकॉर्ड करवाया, फिर उसके बाद नेस्कैफे बेसमेंट शुरू हुआ। नेस्कैफे बेसमेंट में जुल्फी भाई ने हमें सिखाया कि अच्छा यार ए गिटार एवं ट्यून होता है, तुसी ए तो ट्यून कर लिया, लेकिन नोट बाय नोट भी इस तरह ट्यून होता है। वो छोटी छोटी जो तरीके थे बताने के,
वो उन कितने ज़्यादा हेल्पफुल थे कि वो इन्फ्लुएंस फिर ज़िंदगी में आ गया कि हाँ यार ही इज़ द मैन जिसकी तरफ मैं देख सकता हूँ एज म्यूजिशियन। नहीं, मेरा ख्याल है नई पौध के अंदर जुल्फी का बहुत बड़ा हाथ है, स्पेशली नए प्रोड्यूसर्स और नए जो बच्चे अब आ रहे हैं। बैंड कल्चर थोड़ा सा ख़त्म हो गया बिल्कुल ऐसे बट इंडिविजुअल्स जो अब हम देखने पे आ रहे हैं उनका बड़ा हैवी इन्फ्लुएंस है नेस्कैफे बेसमेंट से भी और कोक स्टूडियो में भी बिल्कुल अब नज़र आता है आपका। किस पॉइंट पे जाके आपको लगता है कि यू वुड वांट टू वेंचर एज अ प्रोड्यूसर ऑन समथिंग जो आपको अदनान धूल से डिफाइन करे? बिकॉज मेरा ख्याल है कहते परदेस का टेंदा जो था दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। 100%। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने आज तक आवारी को उस तरह से ओन नहीं किया, बोलू को उस तरह से ओन नहीं किया। ये मेरी अपनी अप्रोच हो सकती है, शायद मैं गलत भी हूँ। मुझे लगता है ये मेरे गाने नहीं है। ये एक नेस्कैफे बेसमेंट का गाना था और एक फिर वो फिल्म का गाना बन गया। वो अदनान धूल का गाना कभी नहीं था। मैंने गाया, हालांकि मेरा कंपोज था, मैंने कंपोज किया था, मैंने लिखा था, लेकिन स्टिल वो मुझे वाइब ही नहीं आती थी। वो ना एक अंदर से होता है ना क्या कि मेरा गाना है, वो मेरा नहीं था। मेरा पहला गाना परदेस का टेंदा जिसको मैंने प्रॉपरली ओन किया और मैंने वो विदाउट एनी किसी की मशवरे के बगैर, किसी की हेल्प के बगैर, किसी नेटवर्क के बगैर किया है। आई थिंक मैं तो कहता हूँ ये मेरा पहला गाना था, मेरा करियर अभी स्टार्ट हुआ। And I think you have a wonderful career ahead of you also, but would you concentrate more towards production side या singing side? मैं दोनों प्रोडक्शन साइड पे इसलिए फोकस ज़्यादा रहा है मेरा। मेरी जब मैंने पहली मैनेजमेंट छोड़ी, जो मेरी मैनेजमेंट थी जिन्होंने मुझे बच्चों की तरह पाला हुआ था, उन्होंने मुझे काफ़ी टफ टाइम दिया आफ्टर। ये मुझे बाहर से पता चलती है, मैं गलत भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन। मेरे कॉन्सर्ट्स होना बंद हो गए। अच्छा। बिल्कुल बंद हो गए। मेरी नई शादी हुई थी और मुझे अच्छी तरह से याद है कि कॉन्सर्ट्स ही नहीं हो रहे। फुल टाइम डिप्रेशन चल रहा है कि यार कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे यार, क्या। आई यूज्ड टू चार्ज 3-4 लाख रुपए उस टाइम पे, बिल्कुल जीरो पे आ गए। तो उस वक्त मैंने फिर प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। दिन पहला मुझे ड्रामा यूनिवर्सिटी, मुझे अच्छी तरह से याद है, हुमायूं भाई मेरे घर पे आए, पता नहीं किधर से आ गए लेकिन आ गए, हुमायूं भाई और नदीम बेग साहब। मैं एक बड़े छोटे से एरिया में रहता था, वो आए, उन्होंने मुझे एग्जैक्टली वही बात की। मैंने कहा हुमायूं भाई मैं तो कोई लिंक्स नहीं है मेरे, पता नहीं किस तरह से आ गए। तो उन्होंने क्या काम सुना था, उन्होंने कोई मूवी का मेरा म्यूजिक सुना था जी, और उन्होंने परफॉर्म करते देखा था मुझे। तो उसके बाद वो आया, कहते तुम्हें लिंक्स की जरूरत नहीं है। तो दैट वाज फर्स्ट इंटरेक्शन विद हुमायूं भाई। और फिर मैंने उनका पहला ड्रामा एक ओएसटी था, क्या नाम था उसका, दिल लगी थी। हाँ दिल लगी। आप मेरे ख्याल में दिल लगी, मेरे ख्याल में श्योर। क्योंकि मैंने नदीम बेग को ये खुद कहा हुआ है। मैंने कहा आपने अदनान धूल को सुना? अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये सुने। फिर दिल लगी होगा जी। तो वो ओएसटी पहला मेरा उनके लिए नॉमिनेटेड हो गया किसी अवार्ड शो में। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी ओएसटीज प्रोड्यूस की उनकी। हाँ, अच्छी बात है। मुझे हुमायूं भाई ने और सना शाहनवाज ने इंट्रोड्यूस करवाया ओएसटीज वाली दुनिया में, और मैंने मोस्टली काम उन्हीं के साथ किया। हाँ, क्योंकि देखिए ओएसटी एक कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट है और उसका एक बड़ा मजेदार। तो आपकी जिंदगी में मेरे ख्याल में कोई ना कोई, हर पॉइंट पे कोई ना कोई एक शख्स ऐसा आता है, कोई ना कोई एक जो आपको आगे लेके जा रहा होता है, चाहे वो अपने मकसद से, चाहे आपके टैलेंट की वजह से, लेकिन आपको हेल्प कर रहा होता है आगे जाने से। याद आया आपकी बेगम जो हैं, खैर से उन्होंने बड़ा आपको सपोर्ट किया। तो शादी जब की उस टाइम पे म्यूजिशियन की कमाई के ऊपर कॉन्फिडेंट था कि हाँ जी ऐसी तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। अल्लाह पे तवक्कल था। म्यूजिक पर तो बिल्कुल कोई भरोसा ही नहीं था। मैंने उन्होंने भी नहीं पूछा कि लड़का क्या करता है, जिन राशि है। हाँ जी, नहीं, बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। मेरे ससुर यूज्ड टू हेट मी, हंसन के मैं कदू तेनू नफरत की थी, तू तो मेरा यार अब बड़ा प्यार करता है मुझसे, लेकिन ही यूज्ड टू हेट मी। और वो किसी भी बाप का राइट बनता है कि अच्छा जी तू कित्थों आया भाई, आप बेटी दे रहे हो, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे, मेरी सास ने बोला कि तुमने झूठ बोलना कि 80,000 रुपये कमाते हो, और मैं बाय द वे रिश्ता अपना खुद मांगने गया था अकेला। ओह यस। तो मुलाकात कहाँ हुई थी पहली? नहीं, उनके वालिद से मुलाकात। नहीं, मैं कह रहा हूँ भाभी से आपकी मुलाकात कॉन्सर्ट पे पहली दफा? नहीं, कॉन्सर्ट पे नहीं, फेसबुक लवर्स, यू नो। ओह वाओ, वेरी गुड। नहीं तो उन्होंने आपका गाना सुना था या सुना ही होगा? गाना ही सुना होगा तो कमेंट शमेंट करी थी, मैं भी ताड़। और आप रिश्ता देने खुद चले गए? हाँ, रिश्ता लेने खुद चले गए, लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर 6 months। ऐसा नहीं था कि आज कमेंट की तो अगले दिन में कार बैठा। और आपके घर वालों को पता था आप जा रहे हैं? जी। नन्हे मुन्ने से हमारे सवाल होते हैं, करें वाले। अगर आपने जवाब देना तो दे दें, नहीं देना तो फिर भी निकलवा लेंगे।
एक चीज जो मुझे फादरहुड ने सिखाई है। अपने ऊपर आप जो हो उसको वैसे ही कबूल करो, गरीब हो अमीर हो, अंग्रेजी आती है नहीं आती, जैसे हो उसको ओन करो। एक चीज जो मैंने अपनी बीवी को सिखाने की कोशिश की है, दरगुजर कर वो नहीं चढ़ती, कहती जवाब दो इसको। मैं कहता हूँ जान दे कि मतलब कोई भी बात, पिछली जी, सारी जी। क्रेडिट्स वाले मामले में नहीं, क्यों वो- नहीं कर तुम फाइट करते हैं? मैं कहा यार, ठीक है जानो। क्या आप अपने आप को एक धीमा मिजाज है या एंगर की साइड पे ज्यादा? मैं बहुत ज़्यादा धीमा मिजाज हूँ, मैं चीज़ों को जाने देता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हद तक इमोशनल हूँ। जब मैं लड़ने पे आता हूँ तो फिर मैं ख़त्म ही कर देता हूँ रिश्ता। फिर या तो रिश्ता है या तो फिर नहीं ओए, 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 है, या तो नहीं है, बीच का रास्ता नहीं है। बोला होगा ये शादी नहीं हो सकती। हाँ वो ओके, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, बहुत राइट्स नहीं मुश्किल दूंगा। बात। हाँ राइट्स नहीं दूंगा तो फिर अच्छे रेट्स पे बेचूंगा। हाँ, अब नहीं दूंगा। अब बहुत दी, अब नहीं दूंगा। अच्छा जी, एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई कर लूं। कुछ रह ही नहीं गया। म्यूजिक में तो सब कुछ ट्राई किया हुआ है। हम्म, म्यूजिक में ड्रामा एक्टिंग की भी कल रात ऑफर आई, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं आया, मैं मेरा ख्याल है कर सकता है। नहीं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल म्यूजिक काम। वीडियोस में इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। बल्कि मुझे म्यूजिक वीडियो से याद है, तुम लोग की एक म्यूजिक वीडियो थी, सोच की थी, अर्ज। इश्क न जाने अच्छा कितना। हाँ यार इतनी मजेदार वीडियो थी, कमाल वीडियो थी। और उसके अंदर उसकी लाइटिंग बड़ी मजेदार थी, उसके अंदर स्टोरी टेलिंग इतनी आला थी, बहुत अच्छी थी। मेरे को एक्टिंग नहीं करूंगा। आपने यही सवाल पूछा था क्या चीज मैं नहीं वही, करूंगा। हाँ मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है। हालांकि उसमें बड़ी एक्टिंग की हुई है तूने। वो म्यूजिक वीडियो की हद तक क्या है, आई हेट शूटिंग, मतलब मुझे म्यूजिक वीडियो से नफरत है शूट करने से। अच्छा जी, मैं इसलिए बाहर मोटरसाइकिल पे निकल के वीडियो शूट कर लेता हूँ। अपने घर में कोई पोजीशंस बनाई हूँ कि इधर से लाइट अच्छी आती है, इधर से लाइट, डायरेक्टर को बताता हूँ यहाँ से शूट कर ला के बस। हाय हाय। और मुझे, आप लोग बहुत मेहनत करते हो यार, मतलब मेरा काम है एक कंप्यूटर पे बैठ के अपने दिमाग के साथ फाइट करना और डॉ के साथ फाइट करना, रिवर्ब्स के साथ फाइट करना। आई कैन नॉट स्टैंड इन लाइट्स फॉर सो मेनी आवर्स। बड़ी हिम्मत है भेजना आप लोगों की। चलता है बाजी, अभी तो चलता है। अच्छा, एक अपना गाना जो मैं रीडू करना चाहूंगा। कोई भी नहीं, मैं हमेशा आगे की तरफ देख रहा होता हूँ। नए गाने, मैं गाने बनाने आते हैं, मैं रीडू करूँ। नए गानों पे नए गाने बनते जा रहे हैं, रीडू की जरूरत नहीं है। एक अपना गाना जो मैं चाहता हूँ कि कोई और गाए। बहुत सारे गाने, और मैं बहुत सारे गाने कंपोज कर रहा होता हूँ। मैं बहुत सारे नए बच्चों के साथ भी काम कर रहा हूँ, और मैं बहुत सारे दूसरे सिंगर्स के साथ भी काम कर रहा हूँ कि जिनको मुझे लगता है कि यार अच्छे बहुत अच्छा गाते हैं, ये गाना उनकी आवाज़ की, तो प्रोडक्शन का फायदा तो हुआ। तो आई एम ट्राइंग टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ कंटेंट फॉर माय ओन प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, फॉर माय ओन चैनल। तो वो चीज़ें कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे गाने इस तरह के। अगर कभी मौका मिला किसी उस्ताद के साथ काम करने का, तो किसके साथ काम करूंगा? उस्ताद एज मतलब as in- प्रोड्यूसर? और नहीं, एज इन क्लासिकल साइड पे। सीखने का शौक है मुझे बहुत, लेकिन मुझे पता नहीं कि कौन सा अच्छा उस्ताद है। लेकिन मैं मगर कोई मतलब कोई क्लासिकल में नहीं आपके? हाँ है, अली परवेज मेहदी साहब, हाँ। वो बहुत अच्छे हैं। हाँ। लेकिन वो पता नहीं सिखाएंगे कि नहीं मुझे सिखाएंगे। नहीं, क्यों नहीं, फोन ते करो ना। नहीं वो ਤੁਸੀਂ फोन ते करो। मैं बड़ा फैन उनकी आवाज़ का, और वो मतलब बहुत बड़े स्टार है मेरी नज़र में, बहुत बड़े गायक हैं वो। एक चीज जो मुझे वाकई टर्न ऑफ कर देती है, किसी के क्रेडिट्स खाना। हाँ वाकई वो तब मतलब क्या बकवास है, मतलब यार क्या मिल की जाएगा, कितना मजा आ जाएगा दोनों। और अभी तक सारे मिले हुए हैं ना। हाँ वो अच्छा जी, 3 आर्टिस्ट जिनके साथ वाकई में कोलैबोरेट करना चाहूंगा। 3 आर्टिस्ट जिनके साथ वाकई में कोलैबोरेट करना चाहूंगा। आई थिंक नए दौर में से। नए दौर में से या पुराने दौर में? नहीं, अभी नए दौर में से। वैसे मैं प्लानिंग कि मैं अब्दा जी के साथ करूँ, मेरी बड़ी विश है। हाय ये मेरी विश लिस्ट में है कि अच्छा यार मुझे जिंदगी में कुछ अचीव हो जाएगा कि मैं अगर अब्दा जी के साथ। चलें, एक आपदा जी होगी। हाँ अगर नए लोगों में से आई थिंक मैं यंगस्टर्स के साथ ऑलरेडी प्लान कर रहा हूँ, और बाकी सारे ही अच्छे हैं यार, सभी अच्छे हैं, नए बच्चे सभी अच्छे हैं। ये क्योंकि उनका सब मैं बताऊं थकी हुई लाइन होती है, सभी अच्छे नहीं हैं। मैं आपको मैं बताता मैं हूं। ही कुत्ता हूँ, नहीं बाकी सब अच्छे हैं। मैं कुत्ता नहीं, मैं बहुत बड़ा जबरदस्त इंसान हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे इंसान बनाया है अच्छे सेंस में, कि उन लोगों ने ना हमें सिखाया है कि राइट्स क्या हैं, आपने अपने लिए फाइट कैसे करनी है। ये ब्रांड्स आपको पागल बना रहे हैं, हमें नहीं पता था, मेरी जनरेशन को नहीं पता था। ये जेन ज़ी के लोगों को, बच्चों को देख के मैं तो क्रेडिट देता हूँ, यंगस्टर्स को भी क्रेडिट देता हूँ हमेशा, कि भाई तुम्हारी वजह से हमें पता चल रहा है कि गानों की कीमतें भी होती हैं। हाँ। ये जितने भी बच्चे हैं, इन्होंने इनको जरूरत ही नहीं थी गाने बेचने की। दे वर मेकिंग देयर ओन म्यूजिक, और अपने यूट्यूब चैनल्स पे डाल रहे थे, दे वर मेकिंग मनी।
record labels इनके पीछे थे, इन्होंने, मैं तो इसलिए मैं कहता हूँ इन सब का बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्री में। हाँ ट्रू। तो इसलिए मैं कहता हूँ सब भी अच्छे हैं। बाकी गायकी शायकी में वो एक अलग बात है, कहते गायकी में कौन अच्छा है या कौन अच्छा नहीं, वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। एक नसीहत जो मैं जुल्फी को दूंगा, जुल्फी भाई को अपनी टीम को मत छोड़े, और जो उन्होंने टीम हमेशा से बिल्ड की हुई है उसके साथ काम करे, जिसमें मैं डेफिनेटली मैं भी हिस्सा हूँ। हाँ लोगों की गलना चुनाव। ओके। मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी मेरे अपने गाने हैं। मैं कैसे कम्पीट करूंगा अपने गानों को? अपने गाने मुझे इंसिक्योर कर देते हैं कि मैंने अब अच्छा आवारी कैसे बनाना अब नेक्स्ट। किसी और से इंसिक्योर नहीं होता। मेरी रेस ही नहीं किसी के साथ। मैं पैसे कमा रहा हूँ, अल्लाह खैर सुल्ला, घर बैठा। तो भाई तो एक चीज जो मैं वाकई अनलर्न करना चाहता हूँ, अनलर्न करना चाहता हूँ मैं, धोखा खाना अनलर्न करना चाहता हूँ। धोखा खाना। कसम खुदा की मेरे आधे से ज्यादा गाने इसी चीज में। अगले मेरी एक वीडियो आ रही, बल्कि उसमें मैंने उसका वीडियो कॉन्सेप्ट ये है कि पता नहीं बताना चाहिए कि मेरी जैकेट पे ना पूरी वीडियो में मुझे जर्क्स लग रहे हैं, लगते जा रहे हैं। और मैं झुका हूँ तो मेरी पीठ के पीछे छुरियां लगी हुई। जब मैं कहा शायद पीठ के पीछे आवाज आई, छुरियां लगी। तो वो धोखे हैं। मतलब मैं अपने, मेरा जो पहला गाना था ना वो था बंदिया जान ला कितना गंदा हो गया। तो वो पंग शराबा लेंदे ने, दुनिया नू पैड़ा कहंदे ने, चोरी नू कहंदे रोजी है। तो वो मेरी, मैं वो ना उस साइकिल में बुल्ले शाह वाली हाँ ये इंस्पिरेशन। तो वो मैं सोसाइटी से जो ले रहा होता हूँ ना वो यही है। मतलब मार्केट में धोखे बहुत हैं बॉस, जानवर कुछ नहीं है। तो देखिए हर बंदा, हर कोई मंजन बेच रहा है आपको। हाँ मंजन बेच रहा है, और हर बंदा छुरी लेके बैठा हुआ। हाँ कि आज आ जाए कोई शिकार आ जाए। अच्छा जी, एक गाना जो वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है, किसी और का। ओए होए बहुत सारे गाने सर। मैं आपको बताऊं, मैं अली सिटी का सबसे पहला फैन हुआ जब उन्होंने वो गाया किथे नया ना जोड़ी। दो इट्स उनका किसी और का गाना है, वो बड़ी पुरानी हमारी, क्या नाम है उनका? नाम चन किथा गुजारी, वो भी नहीं वो भी बहुत, मतलब आई एम ह्यूज फैन ऑफ अली सिटीज वॉइस, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर वी हैव इन पाकिस्तान, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। और बहुत सारे गाने हैं। आदत आज तक इंस्पायर करता है, आज तक इंस्पायर करता है पाकिस्तान। और नुसरत फतेह अली खान के बहुत सारे गाने हैं, कौन से, एक गाना थोड़ी सर, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा गाने। और एक चीज जो मैं अपनी लेगेसी चाहता हूँ कि लोग मुझे इस चीज से याद रखें, लोग मुझे जेन्युइन एज अ जेन्युइन म्यूजिशियन के, यार अच्छा इस बंदे ने किसी को फॉलो नहीं किया, या इस बंदे ने किसी को, मतलब उसने फेम के लिए कुछ खाना नहीं किया। मेरे लोग ही करते फैन है बहुत सारे लोग, मतलब करते, पर करना पड़ता है। मगर आई थिंक हम लोग एक ऐसे दौर में एज ए म्यूजिशियन मुझे लगता है कि मैं व्लॉगर नहीं बन सकता। पॉइंट समझ रहे हैं? हाँ। मैं म्यूजिशियन हूँ यार, मैंने म्यूजिशियन रहने दो। मगर हम लोग एक बड़े विजुअल दौर से गुजर रहे हैं। यू आर 100% राइट। और मैं इसके लिए फाइट भी कर रहा हूँ अपने साथ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे खुद खाने का मतलब ये नहीं है, मतलब गिमिक्स आपने कंट्रोवर्सी चला दी और ये कर दिया, और मतलब दूसरे तरीकों से नहीं हिट होना चाहता। आई वांट टू बी पॉपुलर एज अ राइटर, एज अ म्यूजिशियन। तो फिर एक तरह अंडररेटेड आपके लिए एक, मतलब वो ब्लेसिंग भी है, बीइंग सो अंडररेटेड कि भाई अच्छा मैं उस तरफ नहीं आना चाहता। हाँ, मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा, मैंने आज तक अवार्ड शो नहीं अटेंड किया। पैसे दोगे तो आऊंगा। 12 साल शुरू में तो किया था। नहीं कौन सा किया? लक्सल अवार्ड में नॉमिनेटेड थे हम लोग। अच्छा हाँ, नॉमिनेटेड थे इसलिए गए थे, और दैट वाज द, आई थिंक वो वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं आधे 10-15 मिनट बैठ के निकल के आ गया था। सेकंड, मैंने अवार्ड शो अटेंड किया पैसे लेके, और मुंह मांगे पैसे लेके। तो मैं अपनी पोस्ट वही रखना चाहता हूँ कि हाँ यार, अगर आपने मुझे बुलाना है तो मुझे पैसे दो, फ्री नहीं हूँ मैं आपके लिए। हाँ, जहाँ मेरा दिल करता है वहाँ मैं फ्री उठ के चला जाऊँगा। जैसे आप मुझे अच्छे लगते हैं, ताबिश भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो जेन्युइन लोग हैं इंडस्ट्री के। आप बहुत ज्यादा जेन्युइन लोग हैं, ताबिश बहुत ज्यादा जेन्युइन है। ठीक है, खैर है, इतना खास नहीं है। अच्छा नहीं, खास है तो चल रहा है सर, खास है तो चल रहा है। नहीं ताबिश बहुत, आप सारी बहुत खास है। मगर नहीं यार, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कीमती वक्त निकाला। और मैंने आपको जब शुरू में किया था तो आप मेरी लिस्ट में थे, मगर बड़े देर बाद आपने हमेशा हमेशा प्यार दिया, दूर से देख के। ओ अदनान, हमारे लिए आप हमेशा, मैं वाकई आपका बड़ा फैन हूँ। नहीं, हम आपके फैन है सर, हम आपके फैन है। जान मेरी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें भाई, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।